हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए ये बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का मैराथन क्लास चल रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं, जिसमें अभी तक आपके 3 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 क्लियरली आपका अपलोड हो चुका है, बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ और ट्रिक के साथ, ताकि कि आपको वो चीज़ें समझ आ जाएं और वो आंसर्स आपको याद रहें। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 6। तो पानी वगैरह लेकर बैठिए, थोड़ा सा बड़ा क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टोटल 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से पढ़ाई करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितना हो सके शेयर करिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि हाँ, अगर हम बना रहे हैं तो हमारे भी सब्सक्राइबर, व्यूज और सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन। ठीक है, यानी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको किसके लेवल पर बात की गई? सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। तो जो ये शिक्षा प्रशासन होता है, इसका सेंट्रल लेवल पर क्या रोल होता है और स्टेट लेवल पर, यानी जो केंद्र के लेवल पर बात करेंगे और स्टेट यानी राज्य के लेवल पर बात करेंगे कि इनका क्या क्या रोल होता है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया? किसको? शिक्षा विभाग को। ठीक है, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट था उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में कब कन्वर्ट किया गया, ये आपसे पूछा गया है। 1945, 1947, 1950 या 1955? तो डियर स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945। शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया? 1946, 1953, 1957 या 1963? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957। वर्ष 1958 में शिक्षा मंत्रालय को किस में बांटा गया? शिक्षा मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय, खेल कूद या ए और बी दोनों? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी जो शिक्षा मंत्रालय था, इसको शिक्षा मंत्रालय साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय भी बना दिया गया था। तो 2 भागों में शिक्षा मंत्रालय को 1958 में बांट दिया गया था। मतलब ये समझिए कि जो शिक्षा विभाग था उसको शिक्षा मंत्रालय कब बनाया गया? 1945 में बनाया गया, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1945 में बना ये, लेकिन 1957 में, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में से जोड़ दिया गया। तो 1957 में जोड़ा गया। तो पूछा जा रहा है कि 1958 में किस में बांटा गया? तो शिक्षा मंत्रालय के फॉर्म में तो था ही ये, साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय भी बन गया था शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 भागों में इसको बांटा गया है। किस वर्ष खेल मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया? खेल मंत्रालय का मतलब जो ये प्लेइंग मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो इसको 2 भागों में किस सन में बांटा गया था, ये आपसे पूछा गया है। 1963, 1959, 1970 या 1980? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1963। वर्ष 1963 में केंद्र में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग था? तो 1963 में जब खेल मंत्रालय बना था, तो उस समय शिक्षा से संबंधित विभाग जो था उसका नाम था शिक्षा विभाग एवं विज्ञान विभाग। ठीक है, तो ये दोनों ही था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष शिक्षा विभाग एवं विज्ञान विभाग का एकीकरण किया गया? ठीक है, 1961, 1967, 1972 या 1978? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967, जिसमें शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग का एकीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र में 1967 और 68 में शिक्षा विभाग में कितने ब्यूरोज बनाए गए थे? तो जब केंद्र सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि केंद्र में, राज्य की बात नहीं हो रही है, केंद्र में 1967 से 68 के बीच में शिक्षा विभाग में कुल कितने ब्यूरोज बनाए गए थे? 7, 9, 11 या 3? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 7 ब्यूरोज बनाए गए थे। प्रश्न 9 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया? ठीक है, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं, HRD कहते हैं। ठीक है,
तो जो HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय जो है, इसका सृजन कब आया है, किस वर्ष में किया गया था? 1985, 1990, 1990, 1980, 90 या 75? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कुल कितने विभाग थे? 2, 3, 5 या 7? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कुल 5 विभाग थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, श्रम विभाग या कला विभाग? तो इनमें से जो श्रम विभाग है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं आता, बाकी शिक्षा विभाग, संस्कृति और कला विभाग ये तीनों ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाग हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है? महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा कार्य व खेल विभाग, कला विभाग या उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर आपने देखा कला विभाग, संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग ये सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विभाग होते हैं। इसी तरीके से महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा कार्य व खेल विभाग या कला विभाग ये सभी भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर कैसे याद रखोगे? देखो, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, शिक्षा का मतलब एजुकेशन, संस्कृति का मतलब कल्चर, कला का मतलब आर्ट है ना। तो जो मानव है वो क्या नहीं करना चाहता? श्रम नहीं करना चाहता, बाकी सब करना चाहता है। तो शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, महिला बाल विकास, युवा कार्य खेल, कला विभाग ये सभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग हैं, लेकिन श्रम विभाग इसका भाग नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन रहता है? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग जो है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, राष्ट्रपति, तो किसके अधीन रहता है? ये मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन केंद्रीय शिक्षा विभाग मंत्रालय रहता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता कौन करता है? शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री, शिक्षा एवं संस्कृति संयुक्त मंत्री, शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री या ए और बी दोनों? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री जो होता है वो मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता करता है। शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? शिक्षा सचिव, गृह सचिव, शिक्षा मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षा सचिव होता है वही शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व करता है। वर्ष 1957 में केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के साथ कौन सा विभाग जोड़ा गया था? तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय के साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान। सबसे पहले ये क्वेश्चन पहला दूसरा क्वेश्चन था जब मैंने कराया था आपको, है ना, कि 1957 में ही वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक अनुसंधान। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा व्यक्ति स्वयं और दूसरों की प्रगति में सहायक होता है? आशावादी व्यक्ति, समाजवादी व्यक्ति, निराशावादी या उपयुक्त सभी? तो निराशावादी व्यक्ति कभी दूसरों की प्रगति में सहायक नहीं हो सकता, तो उपयुक्त सभी भी इसका ऑप्शन कट गया, क्योंकि जब ये कट गया तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। अब बचे आपके पास दो, तो समाजवादी या आशावादी? तो जो आशावादी है ये ज़्यादा लग रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशावादी व्यक्ति जो है वो स्वयं और दूसरों की प्रगति में सहायक होते हैं। निम्न में से किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1958 में शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में बांटा गया था, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय को एक शिक्षा मंत्रालय और दूसरा विज्ञान अनुसंधान, ठीक है, में जोड़ दिया गया था 1957 में, तो इसलिए कहा जाता है कि 1958 में इसको दो भागों में बांट दिया गया था। शिक्षा सचिव को सहयोग देता है, कौन देता है? तो अभी भी इसको बताया था, अपर सचिव जो होता है वो शिक्षा सचिव को सहयोग देता है, और जो शिक्षा सचिव होता है वो शिक्षा सचिवालय को नियंत्रित करता है। शिक्षा विभाग किस रूप में संगठित होती है? यानी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है ये किस रूप में संगठित होती है? ब्यूरो, प्रभाग, शाखा या उपयुक्त सभी? तो इन सभी में, यानी ब्रांचेज होते हैं इसके, डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके, ब्यूरोज होते हैं, एजेंसीज होती हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सभी रूप में ऑर्गेनाइज्ड होता है या संगठित होता है। शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो किसके प्रभार में होता है? प्रत्येक ब्यूरो की बात कर रहा है कि किसके प्रभार में होता है? संयुक्त सचिव, अपर सचिव, संयुक्त शिक्षा सलाहकार या ए और बी दोनों? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि संयुक्त सचिव और संयुक्त शिक्षा सलाहकार जो हैं वो दोनों ही शिक्षा विभाग के ब्यूरो का प्रभार संभालते हैं। ब्यूरो के संयुक्त सचिव को कौन सहयोग करता है? अब यहाँ पर आ गया कि जो संयुक्त सचिव हैं उनको कौन सहयोग करता है, तो उनको करता है प्रभारीय
प्रमुख, जो यानी उस प्रभाग का, उस डिपार्टमेंट का जो प्रमुख होता है वो संयुक्त सचिव को, ब्यूरो के संयुक्त सचिव को सहयोग करता है। केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन अधीनस्थ कार्यालय है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वो केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय हैं। निम्न में से कौन केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है? ठीक है, नहीं है ये पूछा गया है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो ये है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, तो ये भी केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय है। उच्च शिक्षा निदेशालय, ठीक है, तो ये नहीं आता है। ये किस में नहीं आता है? केंद्रीय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में ये नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 है, केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, संस्कृत की बात कर रहा है, दिल्ली में है। संस्कृत का मतलब हो गया ये नहीं कल्चर, ठीक है, तो जो सेंट्रल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो संस्कृति सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ऐसे याद रखो कि जितनी भी सभ्यता संस्कृति होती है 26 जनवरी को दिल्ली में परफॉर्म की जाती है लाल किले पर। तो याद रखना कि केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित कहाँ पर है? ठीक है, तो आगरा, लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर। तो याद रखना आगरा में, ठीक है। हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या बोलोगे? नई दिल्ली। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत के किस क्षेत्रों में लगा हुआ है? किसके क्षेत्र में लगा हुआ है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोन्नति, विकास, अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों में लगा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये भी नई दिल्ली में है। सारे हिस्टोरिकल मोमेंट ज़्यादातर आप देखते हो, लाल किला, ये सभी चीज़ें कहाँ पर हैं? लाल किला हो गया, ठीक है, पुरानी वो है एक ओल्ड दिल्ली में है, ठीक है, और चार मीनार और ये कुतुब मीनार, ठीक है, और ये हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, तो ये सभी जो है कहाँ पर हैं? ये सभी ऐतिहासिक जगह जो है नई दिल्ली में है। तो याद रखना, अगर ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की बात करें तो नई दिल्ली, संस्कृत संस्थान की बात करें तो दिल्ली या नई दिल्ली, और अगर हिंदी की बात करें तो आगरा, ठीक है, इतना याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली। अब दार्शनिक का मतलब देखो, सब लोग देखने आते हैं, घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, ज़्यादातर चीज़ों का है ना, जो बाहर के लोग होते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, तो ये लोग भी कहाँ आते हैं? नई दिल्ली। तो ऑप्शन याद रखना नई दिल्ली। निम्न में से कौन सा संस्थान आगरा में है? तो अभी आपको बताया कि जो हिंदी संस्थान है वो कहाँ पर है? आगरा में है। निम्न में से कौन शिक्षा विभाग के रूप में संगठित है? तो याद रखना डेस्को, अनुभागों, एककों, ये सभी जो हैं शिक्षा विभाग के रूप में संगठित हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है। ये जो विज्ञान वाली बात है, विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं इंडियन सोशल साइंटिफिक या साइंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? तो ये है आपका नई दिल्ली में। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो कैसे याद रखोगे? ये कहाँ पर है? शिमला में। कैसे याद रखोगे? शिमला, ठीक है। तो उच्च अध्ययन, अब वहाँ पर देखोगे तो लोग क्या करते हैं? जाते हैं घूमने के लिए, है ना, तो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, बर्फीली जगह होती हैं, तो वहाँ पर ऊंची ऊंची चीज़ों का अध्ययन करने जाते हैं, ऐसे समझ लो। तो उच्च अध्ययन करने लोग कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है लखनऊ में। ये तो आप सभी को पता होगा कि बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है? तो अभी हमने देखा, एक तो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान ये भी है, ऐतिहासिक ये भी है, दार्शनिक ये भी है, तो उपयुक्त सभी कहाँ पर हैं? दिल्ली में स्थित हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान शिमला में है? तो याद कराने की जरूरत नहीं, उच्च अध्ययन करने हम कहाँ जाते हैं? शिमला जाते हैं। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में है? तो संस्कृत कहाँ पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत का संस्थान और हिंदी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो हिंदी संस्थान कहाँ पर है आपका? ओके, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, देखो जो हिंदी संस्थान है वो कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है,
तो एक तो संस्कृत संस्थान है ही है। अब यहाँ पर देखो, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है ना। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। और केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब इसी के बेस पर यहाँ का क्वेश्चन सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान दिल्ली में है? तो एक तो केंद्रीय संस्थान है ही है ना, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ए और सी दोनों। तो ए और सी नहीं हो सकता क्योंकि सी कहाँ पर है? ये हिंदी कहाँ पर है? आगरा में है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय संस्कृत संस्थान जो है वो दिल्ली में स्थित है। 39 है आपका, किस लेखक का मत? इसलिए मैं कंफ्यूज हुई क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने दिया था डी, बट वो गलत है। डी हो ही नहीं सकता क्योंकि जो हिंदी संस्थान है वो आगरा में है। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन होगा ए। तो आंख बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें गलत भी दी हुई हैं, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो एकदम करेक्ट आंसर हो, नहीं तो आपके नंबर चले जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो किस लेखक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है? वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक और मानवीय वस्तुओं से कम है, ठीक है। तो यह किसने कहा, यानी कि किस लेखक का मत है ये? तो याद रखना एस.एन. मुखर्जी का मत है, ठीक है, कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो व्यक्ति के साथ साथ मानवीय संबंधों से भी व्यवस्था बना के रखता है, ठीक है, क्योंकि मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक वो मानवीय वस्तुओं से भी कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का तात्पर्य सरकार शब्द से है, जिनका निकटतम संबंध विशिष्ट संदर्भ पर्यवेक्षण निर्देशन नियम नियंत्रण आदि शब्दों से है। यह किसने कहा है? तो इसको कहा था मार्फेट ने, मैकफारलैंड ने, रोथिल सर्वनर ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो इसको किसने कहा है? इनमें से किसी ने नहीं कहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका डी। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो संविधान जो है हमारा वो कहता है कि जो शिक्षा है वो राज्य पर होनी चाहिए, राज्य का उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए आपको पता है कि कहते हैं ना यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, है ना। तो सभी, तो जो शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है ये राज्य पर होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 ही भागों में बांटा जाएगा, एक तो केंद्र पर, एक राज्य पर, है ना। तो शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि एक सीबीएसई बोर्ड है और बाकी एक स्टेट बोर्ड होता है, जो यूपी बोर्ड हो गया, देहरादून हो गया, तो सबका अपना अपना बोर्ड होता है, तो वो स्टेट में आ जाता है, और एक होता है सेंट्रल, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43, स्वतंत्रता के बाद किस राज्य को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बांटा गया था? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 1953 में बांटा गया था, किसको? आंध्र प्रदेश को। लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद आपका ऑप्शन बचता है बम्बई और पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर सबसे पहले बम्बई और पंजाब को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है। अगर अदरवाइज आंध्र प्रदेश दिया होगा तो आप आंध्र प्रदेश ही करना, जो कि भाषा के आधार पर 1953 में सबसे पहला राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे? ठीक है, 56 की बात कर रहा है। 1 नवंबर 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? तो राइट ऑप्शन आपका है 5, 8, 6 या 7। तो कुल कितने राज्य थे? 8 राज्य ही थे। सॉरी 14 राज्य थे। राइट ऑप्शन है आपका ये, ठीक है। तो कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। 1 नवंबर 1956 को भारत में कुल 14 राज्य थे। उसके बाद ये राज्य बढ़ते गए। राज्य पुनर्गठन के बाद भारत में कितने संघ शासित प्रदेश थे? तो कितने थे? 6 थे उस टाइम पर, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश कितने थे, जिसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उसके बाद 6 थे। वर्ष 1956 में हरियाणा राज्य को किस राज्य से अलग करके राज्य बनाया गया था? तो हरियाणा को किससे अलग किया गया था? पंजाब से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो क्वेश्चन पूछे कि 2 राज्यों की एक ही राजधानी कौन है? तो चंडीगढ़ है। वो कौन से 2 राज्य हैं? तो पंजाब और हरियाणा है, ठीक है। तो 1956 में ही हरियाणा को अलग किया गया था पंजाब से। किस वर्ष असम में एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना की गई थी? तो राइट ऑप्शन है 1970 में आसाम में एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना की गई थी। असम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो डियर स्टूडेंट याद रखना, असम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी।
ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, आशा है मेघ बरसेगा, है ना, आशा है मेघ बरसेगा, तो असम का मेघालय, ठीक है। तो मेघालय की स्थापना हुई थी कब, स्वायत्त इकाई के रूप में असम राज्य में। किस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, यानी संविधान ने किसको बोला है कि उस राज्य का वो मुख्य अध्यक्ष होगा, तो वो होता है राज्यपाल। किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, गवर्नर ही होता है, राज्यपाल ही होता है। 50 है, राज्यों में शिक्षा से संबंधित नीतियां एवं मामलों के लिए कौन उत्तरदायी होता है, किससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो कौन उत्तरदायी होता है, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या राज्यपाल, तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री जो होता है वो शिक्षा से संबंधित नीतियों मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न 51 है, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए, शीतलवाड़ा आयोग, कोठारी आयोग, बर्मा आयोग या उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कोठारी कमीशन, यानी जो कोठारी आयोग था उसने कहा था हर एक स्टेट में एक एजुकेशन काउंसिल होनी चाहिए, एक शिक्षा परिषद की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा कहा था कोठारी कमीशन ने। राज्य के शिक्षा विभाग के अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय या ए और सी दोनों, तो इसमें डिफरेंस क्या है, दो सब तो सेम ही है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा सचिवालय याद रखना, ऑप्शन से मन जाओ इस पे अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी और सी भी तो दोनों ही है, शिक्षा सचिवालय ही तो दोनों ही जगह लिख रखा है, ठीक है। तो शिक्षा विभाग के अंग कौन है, शिक्षा सचिवालय है, ये याद रखना। शिक्षा सचिवालय का सचिव कौन है, तो शिक्षा सचिवालय का मुख्य सचिव अगर हम बात करें तो शिक्षा सचिवालय का सचिव जो होता है वो शिक्षा सचिव ही होता है। निम्न में से किस प्रदेश के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक पद से भिन्न होता है, तो किस राज्य में, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर जो राज्य है, ठीक है, यानी जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित प्रतिदिन के मामले को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री, तो किसके द्वारा किया जाता है, जो शिक्षा सचिव होता है वही एजुकेशन से संबंधित डे बाय डे के मामलों को निपटारा करता है। प्रश्न नंबर 56 है, शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार के सभी आदेश किसके नाम से जारी किए जाते हैं, तो शिक्षा से संबंधित सरकार के सभी आदेश शिक्षा सचिव के नाम से जारी किए जाते हैं। शिक्षा निदेशालय कौन सी संस्था है, संवैधानिक, कार्यपालक, विधायी या ए और सी दोनों, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालक, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, इस तरीके से बनाई गई हैं, तो जो कार्यपालिका है उसमें ही शिक्षा निदेशालय आता है। शिक्षा निदेशालय का मुख्य होता है, कौन होता है, तो शिक्षा निदेशालय है तो उसका मुख्य कौन होगा, शिक्षा निदेशक ही शिक्षा निदेशालय का मुख्य होता है। संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, अब राज्य की बात हो रही है तो राज्य के किसके लिए, शिक्षा के प्रशासन के लिए, तो कौन उत्तरदायी होगा, शिक्षा निदेशक, क्योंकि शिक्षा निदेशालय का मुखिया कौन होता है, शिक्षा निदेशक होता है। शिक्षा निदेशक किन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता है, ठीक है, तो किन शिक्षकों के लिए करता है, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय या ए और बी दोनों, तो याद रखना ए और बी दोनों, यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय और प्रारंभिक विद्यालय है, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों विद्यालयों के लिए ही उनके जो टीचर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिक्षा निदेशक का। शिक्षा निदेशक किसका पदेन सदस्य होता है, पदेन सदस्य पूछ रहा है किसका होता है, लोक सेवा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा का, राज्य विश्वविद्यालय के सिंडिकेट का या उपयुक्त सभी का, तो जो शिक्षा निदेशक होता है वो इन सभी का पदेन सदस्य होता है, यानी यूपीएससी का भी होता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद का भी होता है, राज्य विश्वविद्यालय के सिंडिकेट का भी होता है। 62 नंबर है, शिक्षा संचालक के सहायक होते हैं, कौन इनकी हेल्प करता है, उप शिक्षा संचालक, सहायक शिक्षा संचालक, संयुक्त शिक्षा संचालक या उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उप शिक्षा संचालक, सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन होते हैं, कौन अधीन होता है, विद्यालय निरीक्षक, उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक उप विद्यालय निरीक्षक, तो ये जो तीनों ही निरीक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय के हों, उप विद्यालय के हों या सहायक उप विद्यालय के निरीक्षक जो हैं, ये सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, जिला स्तर पर शिक्षा का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, तो जिला स्तर पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है शिक्षक संघ का अध्यक्ष, जो उस शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है, एक मिनट, जिला स्तर पर
शिक्षा का प्रमुख अधिकारी, सॉरी, तो कौन हो जाएगा, जिला विद्यालय निरीक्षक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष की शिक्षा नीति ने जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया था? तो जो 1986 में आया था, सबसे पहली थी एजुकेशन पॉलिसी जो 68 में थी। ठीक है, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा की नीति आई थी 1986 में। तो उसमें कहा गया था कि जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, DPTE करके ऐसे होता है, तो याद रखना। तो इसकी स्थापना के लिए किस में बात की गई थी? तो 1986 की पॉलिसी में बात की गई थी। निम्न में से किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी? तो अभी मैंने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जिला शिक्षा एवं 67 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है? जिला स्तर, ब्लॉक या तहसील या ग्राम स्तर पर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जिला स्तर पर। 68 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं? ठीक है, तो जो तृतीय योजना थी, ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें पंचायती राज्य को क्रियान्वित किया गया था। 69 है, अधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितने रुपए की वार्षिक राशि से कम व्यय नहीं करती हैं? ठीक है, तो इसका एक फिक्स है कि 1 लाख रुपए से कम वार्षिक व्यय ये नहीं कर सकती हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, अनाधिकृत नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करती हैं? किसकी बात कर रहा है? अनाधिकृत नगर पालिकाएं जो हैं ये प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करती हैं? तो ये भी 1 लाख से कम करती हैं। और जो ये तो अनाधिकृत हो गई, और जो अधिकृत नगर पालिकाएं हैं वो भी 1 लाख से कम की राशि व्यय नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से टोटल हमने 70 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के देखे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो टोटल इसके भी 40 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं हम इनको भी फटाफट। प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन कैसा होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का किस तरीके से है? ठीक है, थक चुके होंगे आप लोग, रेस्ट चाहिए तो पानी पी लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 को। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फटाफट जितना हो सके। बस यही उम्मीद है मेरी आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, सो पी लिया पानी, स्टार्ट करें। भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या थे? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले समझो क्वेश्चंस को। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या थे? जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके इम्पॉर्टेंट एम क्या थे? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति यानी यूनिवर्सल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, या सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श या नमूने के रूप में लागू किया जाए, या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति तथा बेसिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर नमूने के रूप में लागू करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला भी है और दूसरा भी है। ठीक है, तो इसका मेन मोटो था कि जो प्राथमिक शिक्षा है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन से, इसका एम भी है इसको भी प्राप्त करना, और दूसरा जो बेसिक शिक्षा है इसके स्तर को भी नमूने के रूप में लागू किया जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान लागू होने से किस अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, तो यानी 10 वर्ष के भीतर ही सभी बालिकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया गया था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किस आयु वर्ग के बालकों के लिए था? तो ये था 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए था। ठीक है, और आर्टिकल नंबर अगर पूछ ले तो 21A आता है आपका ये। ठीक है, जिसमें बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई थी। किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का विषय हुआ करता था? ठीक है, तो 1976 के पूर्व तक जो है वो
जो भी एजुकेशन की सारी पॉलिसीज होती है राज्य के हाथ में हुआ करता था। किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया, यानी कि उस पर केंद्र और राज्य दोनों का ही हाथ अब होगा। तो वो जब 1976 तक क्या था, राज्य का ही विषय हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो समवर्ती सूची की विषय हो गई तो 1976 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? तो जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तो कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था संविधान। तो संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची में रखा गया था? तो 1976 में इसको समवर्ती बनाया गया और संविधान लागू हुआ 1950 में। इसका मतलब तब तक ये किस सूची में था? राज्य सूची में था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो अब 1976 से लेकर अभी तक ये समवर्ती सूची का ही विषय है। 8 है, भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार की गई थी? ठीक है, व्यापक शिक्षा नीति की बात कर रहा है तो ये 1984 में तैयार की गई थी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यवाही कार्यक्रम को किस वर्ष अद्यतन किया गया था? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1992 में, यानी 86 में इसको बताया गया था, लेकिन 1992 में ये फोर्स मतलब एग्जिस्ट हुई थी, अप्लाई हुई थी, लागू हुई थी। ठीक है, तो 1992 इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्लान ऑफ एक्शन कब हुआ था इसका? तो ये हुआ था 1992 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, संशोधित शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है उसके अंतर्गत मुख्य जोर दिया गया था। किसको दिया गया था? शिक्षा में एकरूपता लाने पर, तो इस पर तो दिया गया था। प्रौढ़ शिक्षा को जन आंदोलन बनाने पर, सभी को शिक्षा सुलभ कराने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी जो संशोधित शिक्षा नीति थी, क्योंकि नई पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी थी 68 में थी, नई पॉलिसी आई थी 86 में और ये लागू हुई थी 92 में। तो इसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाना था। ठीक है, यानी कि इंटीग्रिटी लाना था, प्रौढ़ शिक्षा को जन आंदोलन पर बनाना था और सभी को शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना था, यानी प्राप्त करवाना था। तो सभी बिंदुओं पर जोर दिया गया था। प्रश्न नंबर 11 हम देखते हैं, वर्ष 1992 में संशोधित शिक्षा नीति में मुख्य जोर दिया गया था बालिका शिक्षा पर, देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालयों पर, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसाय परक बनाने पर या उपरोक्त सभी। तो इन सभी पर ही 1992 में संशोधित शिक्षा नीति पर जोर दिया गया था कि चाइल्ड एजुकेशन में जो वुमेन्स एजुकेशन है उस पर जोर दिया गया था। सभी जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और जो माध्यमिक शिक्षा है इसको व्यवसाय परक बनाने पर भी इन सभी पर जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें प्रावधान है। किसका प्रावधान है? एक समान पाठ्यक्रम का, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटकों का, लचीले समग्र एवं समन्वित पाठ्यक्रम का या सभी का। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, NPE थी, तो इसने क्या किया था? एक समान पाठ्यक्रम बनाया था, क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटकों का भी इंतजाम किया था और लचीले समग्र एवं समन्वित पाठ्यक्रम का आवेश किया था। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? तो याद रखना 1988 में ही तैयार कर दी गई थी NCERT द्वारा। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और मीडियम, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है 1988 में तैयार कर दी गई थी। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT द्वारा किस वर्ष तैयार की गई थी? किसके लिए? विद्यालय शिक्षा के लिए। यहाँ पर था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 1988 में तैयार की गई थी, जबकि विद्यालय शिक्षा के लिए कब तैयार की गई थी? 2000 में तैयार की गई थी। ठीक है, कुल अभी तक ये 5वीं है इस बार की पॉलिसीज़ को लेकर। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो NCF है ये अभी तक कुल 5वीं हो गई। अभी तक 4 थी, जो इस बार की पॉलिसी आई है जो 2020 में 21 में बताई गई, ठीक है, सॉरी 2020 में, तो ये थी आपकी 5वीं। इसके पहले 4 हो चुकी हैं। ठीक है, 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आ चुकी है। तो 1988 में किसकी बात हुई थी? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर, और विद्यालय शिक्षा को लेकर 2000 में बात हुई थी। फिर आया 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्थान द्वारा वर्ष 2000 में तैयार किया गया था? तो याद रखना NCERT द्वारा ही NCF 2005 को तैयार किया गया था। इसको बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखना नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार किया गया था NCERT द्वारा। तो सीधे याद रखना NCERT द्वारा तैयार किया गया था NCF 2005। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। तो किसने की थी? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की जो नियुक्ति की गई थी वो HRD डिपार्टमेंट ने किया था, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था। 17 क्वेश्चंस कर लिया हमने चैप्टर 6 के। अब इसके अभी बचते हैं हमारे टोटल 12 क्वेश्चंस और, तो देख लेते हैं उन्हें भी फटाफट। वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो याद रखना अध्यक्ष थे प्रोफेसर एस पाल। ठीक है, तो प्रोफेसर एस पाल जो हैं 1992 में जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो इसको भी प्रस्तुत करी थी एसपाल कमेटी ने। तो जो डॉक्टर एसपाल थे यानी प्रोफेसर एसपाल कमेटी थी, इन्होंने कहा था एजुकेशन विदाउट बर्डन या लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के ही होनी चाहिए। स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सुझाव किस समिति ने दिया था? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रोफेसर एसपाल समिति ने। इन्होंने कहा था बच्चे के स्कूली जो बैग है, बस्ता है, इसका बोझ कम करो, बल्कि उनके एजुकेशन में सुधार लाओ। प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? वार्तालाप एवं पारस्परिक संपर्क के लिए मातृभाषा का सम्यक ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना, गणित की आधारभूत संक्रियाओं की योग्यता प्रदान करना, वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना तथा विज्ञान व तकनीकी के महत्व को समझाना। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि जो हमें मातृभाषा हमें पता है उसको लेकर स्कूल में जाएं और उसके ज्ञान से ही हमें आगे की नॉलेज दी जाए। जो गणित की आधारभूत संक्रिया है जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, इसकी भी योग्यता सिखाई जाए। वैज्ञानिक खोज विधि सिखाई जाए जिससे हम लर्निंग बाय डूइंग करके सीखें। ठीक है, तो ये चीज़ें सभी उपयुक्त हैं 21 में। 22वां है माध्यमिक शिक्षा के केंद्र क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य क्या क्या थे? ये थे प्राथमिक के। अब है माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य पूछा गया है। तो ऑप्शन है राज्य सरकारों को परामर्श देना, तो बिल्कुल केंद्र सरकार राज्य सरकार को परामर्श देती है। राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारों को पथ प्रदर्शन भी करती है और उन्हें नेतृत्व प्रदान करती है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो की स्थापना, राज्य मूल्यांकन एकक की स्थापना, विज्ञान के राज्य संस्थान की स्थापना। तो डियर स्टूडेंट इन सभी को करती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां है केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना सन इसका जुलाई 1952 में ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन परीक्षाओं का आयोजन करती है? तो जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ये अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक त्रिवर्षीय कोर्स परीक्षा, बहुउद्देशीय तथा उच्चतर माध्यमिक 1 वर्षीय कोर्स परीक्षा, इन सभी को आयोजित करती है। कौन? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है। 26 है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या कितनी है? तो 1354 स्कूल हैं किससे संबंधित? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत में स्थित 15 सैनिक स्कूलों को किस वर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया था? तो 15 सैनिक स्कूलों को 1968 से 1969 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया था। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, चतुर्थ वेतन या 5वां वेतन आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय वेतन आयोग, यानी सेकेंड फाइनेंशियल कमीशन जो था उसमें ही इन्होंने बोला था। 29 क्वेश्चन है इस समय देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 786। ठीक है, बिल्ला नंबर 786 याद रखना। तो कुल कितने हैं केंद्रीय विद्यालयों की संख्या? 786 हैं। ठीक है। केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। तो पढ़ने पे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि जो केंद्रीय विद्यालय है इसका संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया जाता है। कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना उद्देश्य है। तो किसका उद्देश्य था? ये केंद्रीय विद्यालयों का उद्देश्य था कि कम खर्चे पर शिक्षा को कायम रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 32 है
प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? तो नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। हर एक जिले में स्थापित किया जाता है इसको। नवोदय विद्यालयों का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। केंद्रीय तो होंगे नहीं, एनसीईआरटी होगा नहीं, तो नवोदय विद्यालय का संचालन नवोदय विद्यालय की समिति द्वारा किया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्था है। नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराना, त्रिभाषी फार्मूले के अनुसार 3 भाषाओं में उचित योग्यता, अनुभव तथा सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र रूप में कार्य करना। उपरोक्त सभी, तो देखो जो प्रतिभावान बच्चे थे, क्रिएटिव स्टूडेंट्स, उनको और भी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाए और त्रिभाषा फार्मूले का विकास किया गया जिससे 3 भाषाओं में उचित योग्यता उनको मिल सके, एक्सपीरियंस और सुविधा के आधार पर उनको और अधिक शिक्षा दी जा सके। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशित किया जाता है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड है इससे संबंधित विद्यालयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया था? तो देश का पहला खुला विद्यालय 1979 यानी 1979 में सबसे पहले ओपन स्कूल खोला गया था। देश का पहला मुक्त विद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो देश का पहला मुक्त विद्यालय जो है वो दिल्ली में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले ये कहाँ पर की गई थी? अजमेर तथा भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर। तो इन सभी स्थानों पर ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई थी। देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपका राइट ऑप्शन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पर की गई थी। सामान्यतः विश्वविद्यालय की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? सीनेट या कोर्ट, संकाय, सिंडिकेट या सभी। तो ये तीनों जो हैं विश्वविद्यालय की संस्थाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 41 क्वेश्चन इसके हो गए और चैप्टर 5 के 70 क्वेश्चन टोटल हमने आज किए 111 यानी कि 111 क्वेश्चन किए। आज हमने 111 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 एजुकेशनल सुपरवाइजन। ठीक है, यानी कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है। तब तक आप बने रहिए, चैनल पर देखते रहिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, बट जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।